हेलो दोस्तों, मैं विजय ठाकरे आपका स्वागत करता हूं स्टेप अप एकेडमी। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th में स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, और हम लोग इसको बोल सकते हैं क्लासिफिकेशन। जो भी हमारे पास डेटा आता है वो अपने आप में मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन तो होता है, बट वो हमेशा सीक्वेंस्ड हो, हमेशा जमा हुआ हो और आपको उससे रिजल्ट मिल जाए ऐसा जरूरी नहीं है। तो उस डेटा को हम लोग रीअरेंज करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन और क्लासिफिकेशन को पढ़ते हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग अब चैप्टर नंबर 4। तो ये बोलता है यहाँ पे दैट कलेक्टेड डेटा इज कॉम्प्लेक्स। जो भी आप डेटा कलेक्ट करेंगे वो हमेशा कैसा होगा? कॉम्प्लेक्स डेटा होगा। ओके, एंड अनऑर्गेनाइज्ड डेटा होगा। कॉम्प्लेक्स तो होगा ही होगा, उसके साथ क्या होगा भाई? अनऑर्गेनाइज्ड। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या हुआ भाई? यहाँ पे ये डेटा है और ये मान लेते हैं ये इस तरीके से उलझा हुआ है, ये हो गया कॉम्प्लेक्स डेटा। अब मान लेते हैं कि इससे हमें थ्रेड बनाना है तो ये बड़ा डिफिकल्ट काम हो जाएगा। अनऑर्गेनाइज का मतलब मान लेते हैं ये इस तरीके से टेबल बनाया है, इसमें 2 4 यहाँ पे 3 1 लिख दिया गया, तो ये क्या हो गया? अनऑर्गेनाइज्ड हो गया। ठीक है, अब ये एक नहीं है, ये बहुत सारा है। ये जो डेटा आया है हमारे पास बहुत सारा है, इसीलिए हम लोग इसको बोल रहे हैं मास ऑफ फिगर्स। तो कॉम्प्लेक्स और अनऑर्गेनाइज्ड डेटा का मास ऑफ फिगर्स हमारे पास अवेलेबल है। अब विच इज वेरी डिफिकल्ट टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट। अब बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कि एनालाइज कैसे करें हम लोग कि भाई कौन सा सही है और कौन सा गलत है, तो रिजल्ट भी नहीं निकल पाएगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इन ऑर्डर टू मेक द डेटा केपेबल ऑफ एनालाइजिंग। अगर हम लोग चाहते हैं कि वो डेटा हमारे काम का हो जाए और हमारा उससे काम निकल जाए, दीज आर क्लासिफाइड एंड टेबुलेटेड। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उस डेटा को हम लोग को एक तो क्लासिफाइड करना पड़ेगा और दूसरा क्या करना पड़ेगा? हमें उसको टेबुलेटेड फॉर्म में करना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्लासिफिकेशन समझते हैं, फिर हम लोग समझेंगे कि टेबुलेशन क्या होता है। ओके, The collected data is classified into classes and subclasses. For example, कि कोई स्कूल है, ये स्कूल है, यहाँ पे मान लेते हैं इसको मैंने 2 पार्ट्स में बांट दिया। ये हो गए बॉयज और ये हो गई गर्ल्स, और भी इसको सब डिवाइड करना है तो इसको हम लोग कर सकते हैं टीचर्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं? किसी भी एक डेटा को क्लासेस में और उसको सब क्लासेस में भी क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं, जिससे समझना आसान हो जाएगा कि कौन किस कैटेगरी में यहाँ पे आता है। ओके, अकॉर्डिंग टू सम कैरेक्टरिस्टिक्स, बट इसमें कुछ ना कुछ मैच करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हम लोग बात करें तो ये सब मिला के कहलाएगा स्कूल स्टाफ। ठीक है, या स्कूल की बॉडी, स्कूल के अंदर आने वाले सारे के सारे लोग हैं इसमें। ओके, तो ये सम कैरेक्टरिस्टिक्स जो है इसकी क्या होती है? यहाँ पे मैच हो जाती है। तो ऐसे क्लासिफिकेशन हम लोग कर पाएंगे बड़ी आसानी से। इसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे टेबुलेशन, क्योंकि ये टेबुलेशन क्या होता है? ओके, द कॉम्बिनेशन ऑफ द रोज एंड कॉलम्स इज नोन एज टेबल। तो इसी तरीके से अगर हम लोग सीक्वेंसिंग फॉर्म में किसी चीज को रो और कॉलम में रखते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे? टेबुलेशन। ओके, द प्रोसेस ऑफ टेबुलेशन इज टू प्रेजेंट द क्लासिफाइड डेटा इन अ सिस्टमेटिक टेबुलर फॉर्म। मतलब जो भी आपके पास डेटा आया है, अब उसको आप लोग क्या करें? पर्टिकुलरली रोज एंड कॉलम्स में सीक्वेंस कर देंगे। इसको हम लोग कहेंगे यहाँ पे टैब्यूलेशन। ओके, तो हम लोगों ने यहाँ समझा कि क्लासिफिकेशन क्या होता है और दूसरा हम लोगों ने समझा कि टैब्यूलेशन क्या होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि क्लासिफिकेशन का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है, ये समझते हैं हम लोग। अब क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा इज अ टेक्निक, ये एक तरीका है जिसमें क्या करना है? विद द हेल्प ऑफ विच द कलेक्टेड डेटा आर डिवाइडेड इनटू वेरियस ग्रुप्स। जो भी अलग अलग ग्रुप के हैं उसको एक ग्रुप में लाके हमें सीक्वेंस में रखना है। ओके, एज टू फैसिलिटेट द एनालिसिस। उससे फायदा क्या होगा हमारा? कि हम लोग उस डेटा को एनालाइज कर पाएंगे। मतलब पहले क्या डेटा था और अभी क्या डेटा है, इसमें हम लोग क्या कर पाएंगे? कनेक्ट कर पाएंगे कि जो डेटा पहले था और अभी जो डेटा उसमें क्या डिफरेंस है। तो इससे फायदा क्या हुआ भाई? सबसे पहले एनालिसिस। ओके, नंबर 2 क्या हुआ? टेबुलेशन। अब उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे किसमें? रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में। तीसरा बोलता है यहाँ पे इंटरप्रिटेशन, मतलब इससे हमें एक क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि ये जो हम लोगों ने डेटा इकट्ठा किया है क्या ये हमारे काम का है, क्या ये हमारे काम का नहीं है।
तो इससे हम लोग क्लियर कट क्या कर सकते हैं, इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन में तीन चीजें हमें समझ में आई। सबसे पहले तो एनालिसिस कर सकते हैं हम लोग, दूसरा क्या कर सकते हैं भाई, इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, और तीसरा क्या कर सकते हैं, यहाँ पे टैबुलेशन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को क्लासिफिकेशन का मीनिंग समझ में आ गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है किसी भी काम को करने के पीछे क्या रीजंस है, उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव की हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। टू रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द डेटा। मान लेते हैं ये डेटा कंफ्यूज कर रहा है आपको, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है। प्रॉब्लम तो समझ में आ गई कि प्रॉब्लम ये है कि जो डेटा है वो बहुत ज्यादा उलझा हुआ है, तो उसको आसान करने के लिए हमारे पास एक टूल है जिसका नाम है क्लासिफिकेशन। ओके, तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है कि जितने भी कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ डेटा है उसको क्या कर दिया जाए, बड़ा ही आसान कर दिया जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन सिस्टम में हम लोग बात करें तो एजुकेशन सिस्टम में अगर हम लोग देखें तो बहुत सारे पार्ट हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये स्कूल है, अब स्कूल की टॉप मोस्ट बॉडी मान लेते हैं प्रिंसिपल हो गए, फिर वाइस प्रिंसिपल हो गई, फिर मान लेते हैं एचओडी हो गया, उसके बाद मान लेते हैं ये टीचिंग स्टाफ हो गया। अब टीचिंग स्टाफ के लिए भी टीचिंग सपोर्टिंग स्टाफ हो गया। ओके, इसके बाद यहाँ पे आ गए भाई स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स में भी कैटेगरी है, क्लास फर्स्ट से लेके क्लास 12th, अब उसमें भी सेक्शन है ए बी सी डी ई एफ। तो अब ये देखते जा रहे हैं हम लोग कि ये जो डिवीजन है वो बैक टू बैक होते चले जा रहा है। अगर एक भी लेयर में कुछ गड़बड़ी हो जाएगी तो हम लोग यहाँ पे स्कूल का जो सिस्टम है उस पर क्या करेंगे, उंगली उठा देंगे कि भैया क्या सिस्टम चलाते हो आप लोग। ओके, तो ये जो क्लासिफिकेशन है आपको ये जो कठिन कठिन सिस्टम है इसको ईजी बनाने में क्या करता है, आपकी हेल्प करता है। ओके, मैरिटल स्टेटस की हम लोग बात करें तो भाई किसकी शादी हो गई है, किसकी शादी नहीं हुई है, ये सब चीजें भी हम लोग किसमें देखने वाले हैं भाई, कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ डेटा को आसान करने वाला जो क्लासिफिकेशन है उसमें देखने वाले। ओके, पॉइंट नंबर 2, टू फैसिलिटेट द अंडरस्टैंडिंग, मतलब सामने वाले बंदे को इतना आसान कर दो कि वो देखते से ही चीजों को समझ जाए। इसीलिए प्रोडक्ट जनरली क्या करते हैं, डार्क कलर यूज करते हैं या एकदम लाइट कलर यूज करते हैं, बट यूनिक कलर यूज करते हैं उसमें। ओके, जिससे कि सामने वाला समझ जाता है कि ये प्रोडक्ट उस तरीके से दिखता है जिस तरीके से मैंने टीवी में ऐड देखा था। तो दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, अंडरस्टैंडिंग। तीसरा क्या हो गया यहाँ पे, कंपैरिजन। कंपैरिजन का मतलब मान लेते हैं ये ए टीम है और ये मान लेते हैं बी टीम है। ए टीम में भी 11 प्लेयर्स है, बी टीम में भी 11 प्लेयर्स है, बट बी जीत जाती है और ए हार जाती है। अब इसका क्या मतलब हुआ भाई, इसका मतलब ये हुआ कि अब हम लोग ये मान सकते हैं कि बी जो टीम है वो ज्यादा अच्छी है किससे, ए टीम से। तो ऐसा ही हमारे लाइफ में भी होता है, जब हम लोग पुराना कुछ डेटा उठाते हैं और अभी का डेटा देखते हैं तो कंपैरिजन करते हैं कि पहले हम लोग अर्न करते हैं 50,000, आज मान लेते हैं फॉर एग्जांपल अर्न कर रहे हैं 1,50,000, तो कितना इंक्रीमेंट हुआ। तो ये हमारे काम आता है किसमें, किसमें काम आता है भाई, यहाँ पे कंपैरिजन में काम आता है। ओके, तो तीसरा ऑब्जेक्टिव हमारा क्या हो गया यहाँ पे, कंपैरिजन। फोर्थ बोलता है टू स्टडी द रिलेशनशिप। क्या बताता है ये, रिलेशनशिप। फॉर एग्जांपल हम लोग पहले मान लेते हैं कि हम लोगों ने फिजिकल एजुकेशन में मान लेते हैं क्या कर लिया भैया, बैचलर्स डिग्री ले ली। ओके, अब हम लोग और अपग्रेड करना चाहते तो हम क्या करेंगे भैया, मास्टर्स डिग्री ले लेंगे। ओके, तो इस तरीके से हम लोग अपने आप को क्या करेंगे भाई, अपग्रेड करेंगे। ओके, इससे फायदा क्या होगा कि पिछले और अभी का रिलेशनशिप निकल के आ जाएगा हमारा, कि हम लोगों ने पिछला जो डेटा इकट्ठा किया था, जो डिग्रीज इकट्ठा करी थी, वो और अभी के डेटा और अभी की डिग्रीज में क्या रिलेशन है, क्या वो सेम तरीके से ही चल रहा है या इसमें कोई डिफरेंस है। ओके, रिलेशन बिटवीन द इनकम एंड द एजुकेशन। अब यहाँ पे एक और अच्छा एग्जांपल आ गया हमारे पास, एजुकेशन एंड इनकम। फॉर एग्जांपल कोई सिर्फ बैचलर डिग्री करता है, मान लेते हैं बीए, तो उसकी सैलरी मान लेते हैं 25,000 है, बट यहीं पे अगर उसने पीएचडी कर लिया तो उसकी सैलरी मान लेते हैं 2,50,000 हो गई। तो यहाँ पे उसकी एजुकेशन बढ़ने के कारण उसकी इनकम क्या हो गई, बढ़ गई। तो इस सिस्टम को क्या बोलते हैं हम लोग, रिलेशनशिप। तो क्लासिफिकेशन में एक और चीज समझ में आई कि ये दो चीजों के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट कर सकता है। ओके, फिर ये बोलता है टू प्रेजेंट अ मेंटल पिक्चर। क्लासिफिकेशन आपको सोचने का तरीका देता है कि भाई ये चीजें ऐसी है, अब इसमें से आप कंक्लूड कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोगों को 5 पॉइंट में ऑब्जेक्टिव्स समझ में आए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट था भैया हमारा
कॉम्प्लेक्सिटीज को आसान करेगा, दूसरा अंडरस्टैंडिंग बनाएगा, तीसरा कंपैरिजन करेगा, ठीक है, उसके बाद ये बोलता है रिलेशनशिप बनाएगा, ठीक है, और बोलता है मेंटल पिक्चर क्रिएट करेगा, ठीक है। तो सी फॉर हो गया यहाँ पे क्या, कॉम्प्लेक्सिटीज को आसान करना, यू फॉर हो गया यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पे सी फॉर क्या हो गया भाई, कंपैरिजन, आर का मतलब हो गया यहाँ पे रिलेशनशिप, और आखिरी में एम का मतलब हो गया मेंटल पिक्चर। तो ऑब्जेक्टिव्स में ये हम लोगों ने 5 टाइप को बहुत ही क्लियर कट तरीके से समझ लिया है। अब हम लोग बात करते हैं, जब भी आप क्लासिफिकेशन करेंगे तो उसके लिए क्या क्या चीजें जरूरी है जिसके बिना काम हो ही नहीं सकता है, तो इसको बोलते हैं एसेंशियल्स ऑफ आइडियल क्लासिफिकेशन। तो इसमें सबसे पहले हम लोग आते हैं होमोजेनिटी पे। ये होमोजेनिटी क्या होता है, तो होमोजेनिटी का मतलब होता है लगभग एक जैसे लोग, एक जैसा ग्रुप। जैसे हमारी अगर सबकी मेंटालिटी एक जैसे होगी तो हम लोग जो टारगेट सोच के बैठे हैं, टीम वर्क लेके बैठे हुए हैं कि भैया ये पूरी हमारी टीम है और ये टीम को पूरा काम करना है, जिसको हम लोग टीम वर्क कहते हैं। बट अगर मान लेते एक भी बंदा अगर सेम आइडियोलॉजी का नहीं होगा तो आपको कुछ भी अचीव करने में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है। तो होमोजेनिटी में आपकी सेम थिंकिंग होना जरूरी है और लगभग एक जैसे लोगों की अगर सोच मिल गई तो वो जो भी टारगेट है वो अचीव करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ओके, स्टार्ट करते हैं। होमोजीनियस मींस आइडेंटिकल, जिसके बारे में आपको पता हो और लगभग लगभग वो एक जैसी चीजें हो। ओके, डेटा शुड बी इंक्लूडेड इन अ पर्टिकुलर क्लास, मतलब वो डेटा को उसी क्लास में रखना है जिससे वो मैच करता हो। हेट्रोजीनियस डेटा शुड बी अवॉइडेड इन दैट वेरी पर्टिकुलर क्लास, मतलब क्या करना है, होमोजीनियस को एंट्री देनी है और हेट्रोजीनियस को भगा देना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं स्टेबिलिटी के। तो क्लासिफिकेशन आपको क्या देता है, यहाँ पे स्टेबिलिटी देता है। स्टेबिलिटी का मतलब कि बार बार चीजें अप्स एंड डाउन्स ना हो, लगभग लगभग चीजें वैसी ही रहे जैसा आप सोच के बैठे हो। जैसे फॉर एग्जांपल रोज आप घर जाओगे और घर जाते हो तो देखते हो कि सब चीजें अनसिस्टमैटिक है। अगर मान लेते हैं ये सब कुछ एकदम सिस्टमैटिक मिले आपको तो आपको मजा आ जाएगा कि बार बार रोज रोज वही काम नहीं करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं हम लोग स्टेबिलिटी। दूसरा, जॉब्स में भी हम लोग स्टेबिलिटी की बात करते हैं। तो लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर में आपको एक बार जॉब मिल गई, आप स्टेबल हो गए, ठीक है। तो यही चीज हमें क्लासिफिकेशन में भी पढ़ना है, स्टेबिलिटी। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा शुड बी स्टेबल इन द सेंस दैट इट शुड नॉट चेंज। जो आपने डेटा इकट्ठा किया है वो बार बार कहीं चेंज ना हो जाए, इसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे स्टेबिलिटी। आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं क्लैरिटी की। तो जो भी डेटा आपने रखा हुआ है वो होना चाहिए क्रिस्टल क्लियर। देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये पक्का है कि ये कुछ ना कुछ उठा के जाने वाला है, तो हम लोगों को क्लियरली दिख रहा है कि ये एक एक डेटा को यहाँ पे उठा रहा है। ये इसको हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे एग समझ लेते हैं। तो हर बार क्या कर रहा है, ये एक एक एग को उठा रहा है। तो क्रिस्टल क्लियर जो चीजें आपको दिखती है, जो क्रिस्टल क्लियर जो इंफॉर्मेशन होती है उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे क्लैरिटी। ओके, द क्लासिफिकेशन शुड बी क्लियर, सिंपल एंड इजी। सबसे पहली बात क्या है, यहाँ पे क्लियरिटी होनी चाहिए, मतलब क्लियर दिखना चाहिए कि जो भी आप काम कर रहे हैं वो अप्रोचेबल है कि नहीं है। दूसरा बोलता है सिंपल होना जरूरी है। जो भी डेटा है वो क्या है, सिंपल। पता चल रहा है कोई पर्सन इलिटरेट है बट आप उसको कुछ समझाना चाहते हो, लिख के समझाना चाहते हो, उसको समझ में नहीं आएगा तो उसको इमेजेस फॉर्म में बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, उसको समझ में तो आ रहा है ना, ये इंपॉर्टेंट था हमारे लिए। ओके, एंड इजिली अंडरस्टैंडेबल, वो जो भी चीजें हैं वो सामने वाला बंदा समझ पाए इतना उसको आसान करके देना है, ये काम है क्लासिफिकेशन का। ओके, इन ऑर्डर टू मेंटेन द यूजफुलनेस ऑफ द क्लासिफिकेशन, नहीं तो क्या होगा, वो किसी काम का ही नहीं बचेगा। जैसे हम लोग जनरली किसी नए शहर में जाते हैं तो रोड जनरली पहले तो ऐसा कुछ नहीं हुआ करता था, तो लोगों से पूछ के जाते थे तो वो अंदाजन बताते थे कि लगभग यहाँ से इसकी इतनी दूरी रहेगी, यहाँ से इतने टर्न लेना है आपको। तो ये सब अप्रॉक्सीमेट डेटा आपको बता देता है कि आपको कहाँ पहुंचना था और कितनी देर में पहुंच पाओगे। तो ये सब चीजें क्या कहलाती हैं, यहाँ पे क्लैरिटी कहलाती है। फोर्थ हम लोग बात करते हैं पर्पसफुल। तो आप जो भी क्लासिफिकेशन करेंगे उसमें हमेशा आपको एक काम करना है कि आपका कोई एम होना चाहिए। बिना एम के अगर आप काम कर रहे हैं तो कहीं पे भी नहीं पहुंचेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लेते हैं ये बाउल है, इस बाउल में कुछ हम लोगों ने क्रैब रख दिए, तो ये क्रैब कभी भी बाहर नहीं आ पाएंगे। क्यों नहीं आ पाएंगे, उसका कारण क्या है भाई, ये इसकी टांग खींचेगा,
ठीक है, ये इसकी टांग खींचेगा, ये इसकी टांग खींचेगा। तो ऐसा ही होता है, जब हम लोग पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं तो लोग एक दूसरे की टांग खींचने लगते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा पर्पस है वो तो कभी सॉल्व ही नहीं होगा, हम लोग कभी बाहर निकल ही नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करें, हम लोग लाइफ में भी क्या करें, कुछ पर्पस बनाए। वैसे ही क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा आप जब भी करेंगे तो आपके लिए एक बहुत अच्छा पर्पस होना जरूरी है। ओके, एंड आइडियल क्लासिफिकेशन जो अप टू द मार्क क्लासिफिकेशन होते हैं शुड बी एबल टू सॉल्व द पर्पस ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन। जो भी आप स्टैटिस्टिक्स में करना चाहते हैं उसका एक क्लियर कट पर्पस होना जरूरी है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे समझ चुके हैं कि क्लासिफिकेशन के लिए हमारे पास 3 चीजें होना जरूरी है। सबसे पहला हो गया भैया होमोजीनियस होना चाहिए, ठीक है। और आपको ये चीज अंडरस्टैंडिंग रखनी है कि भाई जो डेटा ला रहे हैं वो सही है कि नहीं है। तो सबसे पहले आप लोग होमोजीनियस करें, ठीक है, और उसको अंडरस्टैंड कर ले कि भाई वो एक ही जैसे है कि नहीं है, ठीक है। इसके बाद क्या करें भाई, सेकंड पॉइंट हम लोग स्टेबिलिटी रखें, तीसरा पॉइंट क्या रखें यहाँ पे, क्लैरिटी रखें, और फोर्थ पॉइंट क्या रखें भैया यहाँ पे, पर्पसफुलनेस रखे। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या समझ में आ चुका है कि हमारे पास एक आइडियल क्लासिफिकेशन के लिए जो भी नीड्स होती है वो हमारे को फुलफिल करने के लिए जो भी चीजों की जरूरत पड़ती है वो हमारे पास अवेलेबल है। ओके, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं डाइवर्सिफिकेशन की। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है कि ये डेटा अलग अलग तरीके से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो क्लासिफिकेशन आपको ये बताता है कि स्कूल में प्रिंसिपल भी है और प्यून भी है, बट दोनों की लिमिटेशंस है कि किसको किस लेवल पे काम करना है। ये सब कहलाता है क्या, डाइवर्सिफिकेशन। ओके, समझते हैं डाइवर्सिफिकेशन। एन आइडियल क्लासिफिकेशन शुड possess द क्वालिटी डाइवर्सिफिकेशन। अब ये क्या बोल रहा है, जो आइडियल क्लासिफिकेशन होता है वो बताता है आपको क्वालिटी डाइवर्सिफिकेशन। एग्जैक्टली कैसी क्वालिटी चाहिए आपको, पुअर चाहिए, रिच चाहिए, कैसी क्वालिटी चाहिए, ये आपको बताता है क्या, क्लासिफिकेशन में डाइवर्सिफिकेशन। इट मींस दैट ओनली रिलेटेड डेटा मस्ट बी इंक्लूडेड। अनरिलेटेड डेटा होगा तो आप उससे कुछ कंक्लूड ही नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हमेशा रिलेटेड डेटा आपके पास होना जरूरी है। ओके, इंक्लूडेड इन द क्लास ऑल अनरिलेटेड डेटा शुड बी इंक्लूडेड इन मिसलेनियस। जो भी हमारे टॉपिक से रिलेटेड बात होगी उसको हम लोग इंक्लूड करेंगे, अदरवाइज बाकी जो भी डेटा होगा उसको हम लोग कहां पे लिख देंगे, सारा का सारा मिसलेनियस में लिखने वाले हैं। तो ये हमारे पास पांचवी और चीज आ गई जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक अच्छा क्लासिफिकेशन जो भी जरूरी है वो हम लोग बना पाएंगे। जो भी हमारा एम है उसके हिसाब से हम क्लासिफाई कर पाएंगे। आगे हम लोग बात करते हैं टाइप्स की, कि जो क्लासिफिकेशन है ये कितने टाइप का होता है या हमारी अप्रोच कितने टाइप की होती है क्लासिफिकेशन के लिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसकी, ज्योग्राफिकल डेटा की, ठीक है। अब ये ज्योग्राफिकल डेटा या ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन को हम लोग स्पैटियल भी कहते हैं। इसका मतलब, तो भाई मान लेते हैं फॉर एग्जांपल हम रह रहे हैं इंडिया में, इंडिया में एक स्टेट है जिसका नाम है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में एक सिटी है जिसका नाम है उज्जैन, ठीक है। अब ये जो उज्जैन है फेमस है महाकालेश्वर टेम्पल के लिए, ठीक है। तो ये क्या करा हम लोगों ने, ये किसी जगह की बात करी। तो जब भी हम लोग क्लासिफिकेशन जगह के बेसिस पे करें, एरिया के बेसिस पे करें, उसको हम लोग बोलते हैं ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन या स्पैटियल क्लासिफिकेशन। समझते हैं हम लोग। द कलेक्टेड डेटा व्हेन क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द एरिया, वो कौन सा एरिया है और प्लेस इज नोन एज ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। ओके, तो ऐसा ही है, अगर हम लोग किसी और कंट्री में जाएंगे तो उस जगह के बारे में अगर हमें मालूम ही नहीं रहेगा तो हम पहुंचेंगे कैसे, इसीलिए सारी चीजें हमें पता होना यहाँ पे जरूरी है। आगे बोलता है द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इज डिवाइडेड इनटू सिटीज, स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स। तो हमारे यहाँ जो भी पॉपुलेशन होता है वो ज्योग्राफिकल बेसिस पे क्या होती है, डिवाइड होती है। तो इसमें सबसे ज्यादा हेल्प करता है क्या, हमारा क्लासिफिकेशन। ओके, अब इनको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं एक टेबल के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं हम लोग एक जगह की बात करते हैं जिसका नाम है भोपाल। भोपाल में नंबर ऑफ मेल, नंबर ऑफ फीमेल कितने हैं। अब इसको हम लोगों ने बात करी कि भैया मेल में भी कितने लिटरेट और कितने इलिटरेट, फीमेल में भी कितने लिटरेट और कितने इलिटरेट। तो इस तरीके से हम लोग भोपाल की ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग बात कर सकते हैं कि यहाँ पे जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन में कितने लोग लिटरेट है और कितने लोग यहाँ पे क्या है, इलिटरेट है ना। चलिए, तो हमें ये समझ में आ गया कि ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन
क्या होता है या स्पैटियल क्लासिफिकेशन क्या होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। अब हम लोग बात कर चुके हैं कि स्टैटिस्टिक्स में जनरली जो डेटा होता है वो होता है क्वांटिटेटिव, मतलब इन टर्म्स ऑफ नंबर। बट क्लासिफिकेशन में हम लोग ये बता सकते हैं कि किसी की क्वालिटी क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें ऑनेस्टी की, तो ऑनेस्टी को मेजर करना बड़ा ही डिफिकल्ट काम है, बट किसी में है तो हम लोग बोलेंगे हाँ ही इज अ ऑनेस्ट पर्सन। तो अब हम लोग इसकी क्वालिटी को क्लासिफिकेशन में शो कर सकते हैं। अब ये भी कह सकते हैं कि ऑनेस्टी है या नहीं है, तो इसको क्या बताएंगे, यस और नो। मान लेते हैं नो लिख दिया तो मतलब आंसर क्या है भैया हमारा यहाँ पे यस है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ समझ चुके हैं कि भाई ये जो क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन होता है इसमें लोगों के जो भी खासियत होती है या लोगों की जो भी पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं, प्लस पॉइंट्स होते हैं, उसकी हम लोग यहाँ बात करते हैं। ओके, द डेटा क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द जेंडर, या तो डेटा जेंडर के हिसाब से होगा। अब जेंडर मतलब या तो वो मेल होगा या तो जनरली क्या होगा, फीमेल होगा। ऑनेस्टी की हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। कलर या तो उसका मान लेते हैं कलर वाइट होगा या तो ब्लैक होगा। लिटरेसी की बात करते हैं तो या तो वो लिटरेट होगा या तो वो क्या होगा, इलिटरेट होगा। ओके, इन सब को मिला के हम लोग बोलते हैं क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। मतलब किसी पर्सन की जब हम लोग क्वालिटी बताते हैं इसको हम लोग बोलते हैं क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। तो दो चीज हो गई हमारे पास, ज्योग्राफिकल और दूसरा हो गया क्या, क्वालिटेटिव। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करते हैं हम लोग क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन की। मतलब हम लोग बात करने वाले हैं नंबर्स की। फॉर एग्जांपल ये हमारे चंटू, ये हमारे मंटू। अब चंटू मंटू में शर्त लग गई कि कौन कितने पार्ले जी खा सकता है भाई, ठीक है। चलिए इस चंटू ने बोला मैं 40 पार्ले जी खा सकता हूं, क्यों, क्योंकि ये जी फॉर क्या है भाई, जीनियस है। इसी तरीके से मंटू ने बोला नहीं भाई मैं तुमसे बड़ा हूं और मैं मान लेते हैं 54 पार्ले जी खा सकता हूं। बताइए भाई, शर्त लग गई है अब तो इस तरीके से जब हम लोग डेटा को इन टर्म्स ऑफ नंबर्स बताते हैं इसको हम लोग बोलते हैं क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। मतलब डेटा को नंबर में बताने का तरीका कहलाता है क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। व्हेन डेटा इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द हाइट, या तो किसी के हाइट के अकॉर्डिंग बता दो, दूसरा वेट के अकॉर्डिंग बता दो, मार्क्स के अकॉर्डिंग बता दो, इनकम के अकॉर्डिंग बता दो, एक्सपेंडिचर के अकॉर्डिंग बता दो, फैमिली के हिसाब से बता दो, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस के हिसाब से। तो ये सारा जो डेटा है वो इन टर्म्स ऑफ क्या मिलने वाला है, हमें नंबर्स मिलने वाला है। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की हम लोग बात करते हैं। अब ये क्रोनोलॉजी का मतलब क्या होता है, क्रोनोलॉजी का मतलब सीधा सीधा होता है, हम लोग बात करना चाहते हैं टाइमलाइन की। अब ये टाइमलाइन थोड़ा सा हम लोग स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल 1206 से लेके लगभग 1526 तक के हमारे यहाँ दिल्ली सल्तनत रही, ठीक है। उसके बाद 1526 से लेके 1707 तक के मुगल एम्पायर रहा। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि 1206 से लेके 1526 से लेके 1707 ये कंटिन्यूअसली टाइम पीरियड चला ही जा रहा है। इस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल सिस्टम। ओके, जैसे आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ रही होगी उससे आप आज जहां पे भी है वहां तक के आपने कितने अचीवमेंट्स करे वो ईयर वाइज अगर आप लिखते हैं तो इसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ओके, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को सबसे इजी लैंग्वेज में अपन ईयर मान लेते हैं भाई, वो सबसे आसान तरीका है। ओके, इज एन एग्जांपल ऑफ क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसको हम लोग क्या मान लेंगे, क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करेंगे कि जो स्टैटिस्टिक्स का एक पार्ट है छोटा सा जिसका नाम है क्लासिफिकेशन, उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इंपॉर्टेंस रखता है वो हमारी लाइफ में और इकोनॉमिक्स में। स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, ये बोलता है स्टैटिस्टिक्स डेटा और रॉ डेटा। इसमें क्लासिफिकेशन में आपको जो भी डेटा मिलने वाला है वो हमेशा रॉ फॉर्म में मिलने वाला है। मतलब आप इसमें कितनी भी कलाकारी
कर सकते हो। मतलब आपके पास रॉ डेटा है, आप चाहो तो इससे कुछ ऐसा बना लो जो सबके काम आए, या कुछ ऐसा बना लो जो सिर्फ आपके काम में आए। तो क्लासिफिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है क्या, स्टैटिस्टिकल डेटा या रॉ डेटा। मास ऑफ डेटा ऑफ इट्स ओरिजिनल और क्रूड फॉर्म, ऐसा डेटा जो अपने ओरिजिनल फॉर्म में होगा, जिसको आज तक के किसी ने इस्तेमाल ही नहीं करा, इस डेटा को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे रॉ डेटा और नॉट अरेंज्ड डेटा। क्यों? क्योंकि जब तक कि आप इस्तेमाल ही नहीं करोगे किसी चीज को तो उसको जमाओगे कैसे? क्यों? क्योंकि काम का तो तब आएगा वो किसी के जब आप उसको जमा के दे दोगे या उसको बना के दे दोगे। ओके, पॉइंट 2 बोलता है भैया यहाँ पे फ्रीक्वेंसी। अब ये फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ध्यान से समझिएगा। अगर मान लेते हैं कोई सिंगल बच्चा बैठा हुआ है, ठीक है, ये सिंगल बच्चा बैठा हुआ है, ठीक है, मैं धीरे बोल रहा हूं, बट मान लेते हैं इसी की जगह बहुत सारे स्टूडेंट्स यहां पे बैठ जाएं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाना पड़ेगा ताकि ये जो साउंड है आखिरी बच्चों तक के पहुंच जाए। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इट इज द नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब मेरे को चीजों को क्या करना पड़ेगा, बहुत आगे तक के पहुंचाना पड़ेगा, तो इसकी रिपीटेशंस बढ़ानी पड़ेगी, मतलब नंबर ऑफ टाइम। अ पर्टिकुलर डेटा इज ऑब्जर्व्ड वैल्यू अकर्स इन अ सीरीज, एक सीरीज में कोई चीज कितने बार हो रही है उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी। ये समझ में आ गया क्या हम लोगों को? तो सबसे पहले जो डेटा होना चाहिए रॉ होना चाहिए, दूसरी जो चीज है वो क्या होनी चाहिए यहाँ पे भैया, फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। अब फ्रीक्वेंसी को हम लोग सबसे इजी लैंग्वेज में समझते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो है अकॉर्डिंगली हमेशा अप्स एंड डाउन्स में काम करती है। तो जैसी जरूरत होगी वैसा साउंड या तो ज्यादा हो जाएगा या तो साउंड क्या हो जाएगा भाई, कम हो जाएगा। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल ये मान लेते हैं कोई शेयर ट्रेडिंग चल रही है, तो शेयर ट्रेडिंग चल रही तो एक साथ बहुत सारे लोगों को क्या करना पड़ेगा, अपने जो एक्सेस है वो बढ़ाने पड़ेंगे। अगर ये एक्सेस नहीं बढ़ाए तो फिर क्या हो जाएगा भैया, मान लेते हैं इसने कोई रेट लगाया 1.50, इसने उसी को 1.20 लगा दिया, इसने मान लेते हैं 1.15 लगा दिया, इसने मान लेते हैं 1.70 लगा दिया। अब मान लेते हैं इसमें बोला कि लोवेस्ट जिसकी भी वैल्यू होगी उसको हम लोग क्या करेंगे, आज पूरा का पूरा पैसा दे देंगे। तो ये जो लोवेस्ट वाला बंदा है मान लेते हैं 1.15, इसको मिल गया पूरा टेंडर, ठीक है। तो शेयर मार्केट में भी ऐसी होता है, मार्केट में भी ऐसी काम होता है, तो जो मिनिमम वैल्यू होती है उस पर मिल जाता है, कभी कभी ये हाइक कर जाता है। तो ये अलग अलग तरीके से हम लोग एग्जांपल्स के थ्रू समझ सकते हैं यहाँ पे कि ये फ्रीक्वेंसी क्या होती है। ये जनरली होती है अप्स एंड डाउन्स में। फिर हम लोग बात करते हैं वेरिएबल या वेरिएट। वेरिएबल और वेरिएट का मतलब होता है जो नंबर्स आपको गिवन दिए जाएंगे उसको बोलते हैं हम लोग वेरिएबल या वेरिएट। द क्वालिटी वेरिंग फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर, बट हर एक चीज की वैल्यू अलग अलग होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अनदर इज टर्म्ड एज वेरिएबल और वेरिएट, मतलब हर किसी में जो क्वालिटीज है वो हमेशा क्या होती है, अलग अलग होती है। ओके, लाइक प्रोडक्शन, इनकम, हाइट, वेट एक्सेट्रा आर वेरिएबल, मतलब डेटा तो लगभग सेम है बट उसमें क्वालिटीज जो है वो अलग अलग होगी। इसी क्वालिटी को अलग अलग होने के कारण इसको हम लोग वेरिएबल या वेरिएट बोलते हैं। समझते हैं हम लोग इसको। देखिए फॉर एग्जांपल किसी की इनकम सेम कंपनी में होने के बाद भी मान लेते हैं 3.25 लाख फॉर एग्जांपल, ठीक है, पर मंथ है, और उसी कंपनी में काम करने वाले बंदे की सैलरी जो है 50,000 पर मंथ है। तो ये क्या हो गया भाई, वहीं पे सेम जगह होने के बाद भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ऐसे सब जो डेटा होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, वेरिएबल या वेरिएट बोलते हैं यहाँ पे। हाँ, तो अब यहाँ वेरिएबल वेरिएट हो चुका है, मतलब वेरिएबल वेरिएट होने का मतलब हर चीज में क्वालिटी अलग अलग होने वाली है, इसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल या वेरिएट। सेम कंपनी में काम कर रहे हैं मगर सबकी सैलरी अलग अलग है अकॉर्डिंग टू देयर क्लासिफिकेशन। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसमें बात करते हैं हम लोग। अब ये वेरिएबल जो है कितने टाइप के होते हैं, मैंने अभी कहा कि ये क्वालिटीज के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। तो वेरिएबल जो है कंटिन्यूअस भी होते हैं और डिस्क्रीट भी होते हैं। अब ध्यान से समझते हैं कि कंटिन्यूअस क्या होता है, मतलब जहां चीजों में ब्रेक ना आए उसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअसली। फॉर एग्जांपल अगर मान लेते हैं मैं भोपाल से ट्रैवल कर लेता हूं फॉर एग्जांपल दिल्ली, और फिर दिल्ली से ट्रैवल करना चालू करता हूं फॉर एग्जांपल पंजाब, और फिर मान लेते हैं पंजाब में थोड़ी देर रुकता हूं और फिर पंजाब से मैं पहुंच जाता हूं हिमाचल प्रदेश। तो अब देखिए
भोपाल से गए दिल्ली, दिल्ली से गए भाई पंजाब, और पंजाब से जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश। तो ये कंटिन्यूअसली क्या चल रहा है भैया, ट्रैवलिंग चल रही है। तो ऐसा कोई डेटा जो कंटिन्यूअस चल रहा है, मतलब जिसमें कोई गैप ना हो, उस वेरिएबल को हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस वेरिएबल। बट अब हम लोग बात करते हैं डिस्क्रीट की। अब डिस्क्रीट का मतलब होता है हर किसी में जो परसेंटेज रहेगा वो चेंज रहेगा, या उसका वेटेज जो रहेगा चेंज रहेगा। फॉर एग्जांपल, अगर कोई क्लास सेकंड का बच्चा है और वो पार्ले जी अगर खा रहा है, तो मान लेते हैं वो 10 खाता है। फॉर एग्जांपल, अगर ये 4th क्लास में जाता है और इसकी डाइट थोड़ी सी बढ़ जाएगी, ये हो गया 20। बट ये 6th क्लास में जाता है और रेसलिंग करना शुरू कर देता है, मेहनत करना शुरू कर देता है, तो इसकी डाइट बढ़ जाती है 40। बट 8th में आके पढ़ाई करने लगता है और सब कुछ छोड़ देता है, तो इसकी डाइट हो जाती है कम। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ कितने खाता है भाई पार्ले जी, 5। तो देखिए यहाँ पे ये हर बार क्या कर रहा है, अपने जो कंजप्शन पैटर्न है उसको क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो ऐसा जो चेंज बार बार आए डेटा में, उसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल। तो हमारे पास वेरिएबल कितने आ गए भैया, 2। पहला हो गया कंटिन्यूअस और दूसरा क्या हो गया भाई, डिस्क्रीट। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे एट्रीब्यूट्स की। अब ये एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, वेरिएबल विच कैन नॉट बी मेजर्ड इन न्यूमेरिकल। ऐसा कोई भी डेटा जिसको आप नंबर्स के फॉर्म में मेजर्स नहीं कर सकते, उसको हम लोग बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। जैसे अपन लोग समझ चुके थे कि जो भी हमारी क्वालिटेटिव डेटा की बात होगी, इसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते, इसीलिए स्टैटिस्टिक्स में इसको जनरली कंसीडर नहीं किया जाता। तो एट्रीब्यूट्स कुछ ऐसी चीज होती है जिसको आप लोग नंबर्स के फॉर्म में क्या नहीं कर सकते, कभी भी मेजर नहीं कर सकते। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे एट्रीब्यूट्स बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इंटेलिजेंस की हम लोग बात करें, फॉर एग्जाम्पल एप्टीट्यूड की बात करें, ये सब जो कॉम्बिनेशन है ये काय का होता है, एट्रीब्यूट्स का होता है। ओके, अब हम लोग आते हैं पॉपुलेशन पे। अब ये पॉपुलेशन क्या होता है भाई, तो पॉपुलेशन का मतलब होता है एक पर्टिकुलर रीजन में रहने वाले लोग जो है वो कहलाता है पॉपुलेशन। अब ये पॉपुलेशन में हम लोग समझते हैं कि हमारे पास किस तरीके से डेटा होने वाला है। इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग इन अ सर्टेन रीजन। फॉर एग्जांपल, ये एरिया जो है इसका नाम दे दिया हम लोगों ने उज्जैन। तो उज्जैन की पॉपुलेशन कैसी है, क्या वहां पे यूनिवेरिएट पॉपुलेशन है या बाईवेरिएट पॉपुलेशन है। आप समझते हैं, डेटा रिमेन ऑन सिंगल वेरिएबल। ऐसा डेटा जो हमेशा सिंगल वेरिएबल में रहे, मतलब डेटा सिंगल रहेगा, उसको बोलेंगे हम लोग यूनिवेरिएट। बट डेटा अगर डबल हो जाता है, मतलब नंबर्स डबल हो जाते हैं, तब हम लोग इसको कंसीडर कर लेते हैं बाईवेरिएट डेटा। डेटा रिमेन्स इन अ सेट ऑफ वेरिएबल्स, मतलब एक से ज्यादा अगर डेटा हो जाएगा तो हम लोग इसको किस में कंसीडर कर लेंगे भाई, बाईवेरिएट में कंसीडर कर लेंगे। तो यहां पॉपुलेशन 2 पार्ट में डिवाइड हो गई, वेरिएट और बाई वेरिएट। बाई का मतलब एक से ज्यादा। अब हम लोग बात करते हैं फ्रीक्वेंसी एरे की। फ्रीक्वेंसी एरे का मतलब धीरे धीरे से हम समझे तो यहां से मान लेते हैं दिल्ली से लेह, और मान लेते हैं लेह से हम लोग जाते हैं आगे लद्दाख। तो अब ये क्या कर रहा है, ये एक पर्टिकुलर फॉर्म में दिल्ली से लेह जा रहा है, और ये लेह से कहां जा रहा है भाई, लद्दाख जा रहा है। तो इसको कहते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी एरे, एक जगह से दूसरी जगह तक के पहुंचना या जाना। It means a situation in which variable x is discrete and we have frequency corresponding to each value। अब मान लेते हैं कि भाई ट्रैवल तो कर रहे हैं, इसको मान लेते हैं हम लोग x, ठीक है, कितना ट्रैवल कर रहे हैं ये हम शो कर देते हैं फ्रीक्वेंसी में। फॉर एग्जांपल, एक डेट ले ली हम लोगों ने, मान लेते हैं 2 दिसंबर। इस दिन हम लोगों ने 20 किलोमीटर रन किया, ठीक है। फिर मान लेते हैं 4 दिसंबर, इस दिन मान लेते हैं हम लोगों ने 220 किलोमीटर रन किया। तो ऐसा डेटा जिसमें x और f दोनों हो, मतलब जो डेटा एक सीक्वेंस फॉर्म में दिया हुआ और एक जो अप्स एंड डाउन्स हो रहा है, इसको यहाँ का क्या कंसीडर करना है हम लोग को, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कंसीडर करना है। तो और इसका कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं हम लोग, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी एरे बोलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की, कि किस तरीके से हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। ये बोलता है इट रेफर्स टू ए टेक्निक बाय विच सिमिलर वेरिएबल आर बंच्ड। एक जैसा जो डेटा है उसको आपको एक साथ एक जगह पे रखना है, दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन।
इन डिफरेंट स्टैटिस्टिकल सीरीज, और हमारे पास सीरीज कितनी होती है भैया, 3, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। ओके, इट इज अ कंप्रिहेंसिव वे टू क्लासिफाई रॉ डेटा और क्वांटिटेटिव वेरिएबल। ये सबसे सही तरीका है जिसमें आप जितने भी नंबर्स है उसको सीक्वेंस फॉर्म में क्या कर सकते हो, रख सकते हो। कंपोनेंट्स आर, अब इसमें कैसे कैसे हम लोग डेटा को इकट्ठा करेंगे या सीरीज किस टाइप से हम लोग देखते हैं उसकी बात करेंगे अब लोग। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग टेली मार्क्स और टेली बार। जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास 9th और 10th में, फॉर एग्जांपल 2 को हम लोगों ने इस तरीके से लिखा, 4 को हम लोगों ने इस तरीके से लिखा, बट जैसे ही 5 आएगा तो इसको हम लोगों ने कुछ इस तरीके से लिखा। तो ये क्या कहलाता है भाई, जब फ्रीक्वेंसी को कुछ मार्क्स के थ्रू बताते हैं हम लोग, उसको हम लोग बोलते हैं टेली मार्क्स। क्या बोलते हैं, टेली मार्क्स। द वर्टिकल लाइंस, मतलब यहाँ पे जो भी आपका डेटा होगा वो किस फॉर्म में दिखाया जाएगा, वर्टिकल फॉर्म में दिखाया जाएगा। यूज टू मेक काउंटिंग ऑफ वेरिएबल्स इजी, और इसके कारण क्या कर सकते हो आप, काउंटिंग बड़ा आसान बना सकते हो। जैसे छोटे बच्चे करते थे ना कि लाइन खींचने लगते थे भैया, किसी ने बोला 3 तो उसने बोला कैसे गिनेंगे, 1 2 3, कितना हो गया, ये 3, ठीक है। तो इस तरीके से जब डेटा लिखा जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेली मार्क्स बोलते हैं, ठीक है। आगे हम लोग समझते हैं भाई, ओके, दे फैसिलिटेट काउंटिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ वैल्यू इन अ सिस्टमेटिक मैनर। मगर इसके कारण फायदा क्या होता है कि जो भी डेटा होता है वो एक सिस्टमेटिक मैनर में हमारा पहुंच जाता है। जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल मुझे 15 लिखना है तो मैं लिखूंगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो ये जो है कितना हो गया भाई, 5 5 5, तीनों को ऐड करेंगे तो क्या बन गया भैया, 15। तो ये सबसे आसान तरीका है किसी चीज को लिखने का। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं क्लास एंड क्लास लिमिट। अब ये क्लास का मतलब क्या होता है भाई, क्लास का मतलब होता है या तो कोई लोअर क्लास होगी या तो कोई अपर क्लास होगी, ठीक है। चलिए तो हमें ये समझ में आ गया कि क्लास में या तो कोई वैल्यू छोटी होती है या तो कोई वैल्यू जो होती है वो बड़ी होती है। और अगर छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू के बीच में हम लोग जाते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं लिमिट, ठीक है। तो हमें ये समझ में आ गया कि क्लासेस 2 टाइप की होंगी, या तो छोटी क्लास होगी या तो बड़ी क्लास होगी। इस छोटी क्लास को हम लोग यहाँ पे बोल देते हैं लोअर क्लास और डिनोट कर देते हैं L1 से, और ये जो बड़ी क्लास है इसको हम लोग बोलते हैं अपर क्लास और डिनोट कर देते हैं यहाँ पे L2 से। और यहाँ से यहाँ तक के हम लोग जो ट्रैवल कर रहे हैं इसको बोल देते हैं इसकी लिमिट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल छोटी क्लास जो है वो क्लास 10th है, और फॉर एग्जाम्पल ये जो है वो, तो लिमिट कितने की हो गई भाई हमारी, 2 की। तो यहाँ पे ये क्लास लिमिट और हम लोगों ने अभी क्लास की बात करी, ओके। क्या कहता है इसमें, अ ग्रुप ऑफ डेटा विद द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट वैल्यू इज कॉल्ड अ क्लास, फॉर एग्जांपल 10 और 20। तो ये देखिए यहाँ पे मैं इसको मान लेता हूँ L1 और इसको मान लेता हूँ L2, इसके बीच का जो डिफरेंस है 10, इसको मैं मान लेता हूँ इसकी लिमिट। तो हम लोगों को टेली मार्क्स समझ में आ गया जो कि किसी चीज को प्रेजेंट करने का सबसे आसान तरीका होता है। दूसरा हमें क्लास समझ में आ गई और क्लास लिमिट भी समझ में आ गई है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब बात करेंगे हम लोग क्लास इंटरवल की। तो जो डिफरेंस होता है किसके बीच में भाई, अपर लिमिट के बीच में और लोअर लिमिट के बीच में, उसको हम लोग बोलते हैं क्लास इंटरवल। जैसे मूवी के बीच में जो डिफरेंस आता है 5 मिनट का, 3 मिनट का, जिसमें आप लोग कुछ स्नैक्स खा पाते हैं, उसको बोलते हैं इंटरवल। मतलब जहां से शुरुआत हुई वहां से आखिरी तक के पहुंचने के बीच में जब आप थोड़ी देर रुकते हैं उसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे इंटरवल। जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली से हमें लेह लद्दाख जाना है, मान लेते हैं बीच में कहीं खाना खाने के लिए रुक गए, तो हम लोगों ने क्या ले लिया, इंटरवल। मतलब क्या ले लिया भैया, रेस्ट ले लिया, ओके। इसी तरीके से स्टैटिस्टिक्स में हम लोग भी क्या करते हैं भाई, रेस्ट लेते हैं। चलिए तो क्लास इंटरवल का मतलब क्या होता है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच का डिफरेंस जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे क्लास लिमिट कहते हैं। और ये हो गया लोअर और ये हो गया अपर। तो L1 और L2 से हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको डिनोट करने वाले हैं। द डिफरेंस बिटवीन द अपर लिमिट and the lower limit of a class is known as class interval, okay। for example ये है L2, ये है आपका L1, तो डिफरेंस जो है वो कितना हो गया भैया, 10। इसको क्या नाम दिया हम लोगों ने, क्लास इंटरवल, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्लास इंटरवल के बाद हम लोग बात करने वाले हैं मिड वैल्यू की। अब ये मिड वैल्यू क्या होती है, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ 50 से
100 पे ट्रेवल करता हूं तो इसके बीच का जो पॉइंट है ये कहलाएगा क्या, मिड वैल्यू। मतलब यहां से भी उतना ही चलना है, यहां से भी उतना ही चलना है, तो ये जो वैल्यू है वो कितनी होने वाली है यहाँ पे 75। ओके, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो लोअर लिमिट है और जो अपर लिमिट है उसका जो एवरेज आएगा वो हमेशा क्या कहलाएगा, मिड वैल्यू या मिड पॉइंट कहलाएगा। ओके, इट इज द मिडिल वैल्यू ऑफ द क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल की बीच वाली जो वैल्यू होती है इसको हम लोग कहते हैं क्या, मिड पॉइंट, विच इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द टोटल ऑफ बोथ। मतलब अपर को भी जोड़ो, लोअर को भी जोड़ दो और उसका क्या निकाल दो भाई, एवरेज। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ L1 की वैल्यू मैंने ले ली 20, L2 की वैल्यू ले ली 40, डिवाइड कर दिया 2 से, 60 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई, 30। तो मिड वैल्यू या मिड पॉइंट कितना हो गया भाई यहाँ पे हमारा, 30। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करेंगे अब स्टैटिस्टिकल सीरीज की। ये सीरीज होता क्या है, तो जनरली जो भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना रहता है उसके लिए हम लोग को मिलता है यहाँ पे डेटा, बट स्टैटिस्टिक्स में ऐसा नहीं होता। यही डेटा या स्टैटिस्टिक्स में कहलाता है आपका सीरीज। ओके, और सीरीज का मतलब क्या होता है भाई, हम घर में लगाते हैं ना ये वाली सीरीज, देखिए ऐसे भी करके लगा सकते हैं, यहाँ पे कंटिन्यूअस फॉर्म हो किसी चीज का उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सीरीज। बट हम लोगों को घर वाली सीरीज नहीं पढ़ना है, यहाँ पे पढ़ना है स्टैटिस्टिकल सीरीज। ओके, if two variable quantities can be arranged side by side, मतलब 2, 8, 5, 6, 9, अब ये साइड बाय साइड जो हम लोग क्या कर रहे हैं, चीजों को जमाते हुए चले जा रहे हैं, ठीक है। सो दैट मेजरेबल डिफरेंस इन द वन करस्पॉन्ड टू मेजरेबल डिफरेंस इन द अदर, बट इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो क्या कर सकते हैं हम लोग, मेजर कर सकते हैं। द रिजल्ट इज सेड टू फॉर्म अ स्टैटिस्टिकल सीरीज। ये जो रिजल्ट आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिकल सीरीज। मतलब किसी चीज को सीक्वेंस में जमाना और उसके बीच में डिफरेंस निकालना जो है वो कहलाता है स्टैटिस्टिकल सीरीज। ओके, चलिए तो स्टैटिस्टिकल सीरीज हम लोगों ने यहाँ पे अभी समझा। आगे बढ़ते हैं कि जो स्टैटिस्टिकल सीरीज होती है वो कितने टाइप की होती है और इसकी क्या खासियत होती है। एग्जाम में हम जाएंगे तो क्वेश्चन देखते थे, सही समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो सीरीज है वो कौन सी है, नहीं तो फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे, जब फॉर्मूला नहीं लगेगा तो आंसर भी नहीं आ पाएगा। इसलिए क्या करना है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सीरीज को समझना। तो सीरीज कितने टाइप की होती है हम लोग समझते हैं, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। तो सीरीज कितने टाइप की होती है भाई, आईडीसी टाइप की होती है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज। अब इंडिविजुअल सीरीज की खासियत क्या होती है, यहां पे डेटा हमेशा दिया रहेगा आपको सिंगल फॉर्म में। अब ये सिंगल फॉर्म में सर कौन सा डेटा दोगे आप, तो जब भी कोई डेटा हमें पता नहीं रहता है तो उस डेटा को हम लोग इमेजिन कर लेते हैं, क्या भैया, एक इमेज दिमाग में आती है x, लेट द नंबर बी x। ऐसे ही स्टैटिस्टिक्स में इंडिविजुअल सीरीज में जो डेटा दिया जाएगा वो सिंगल या इंडिविजुअल दिया जाएगा, जिसको हम लोग डिनोट कैसे करने वाले हैं भैया, x से करने वाले हैं। चलिए ध्यान दे रहे हैं, चलिए बोलता है इंडिविजुअल सीरीज, व्हेन द वैल्यूज ऑफ ऑल यूनिट्स आर शोन सेपरेटली, अलग अलग या इंडिविजुअली, नोन एज इंडिविजुअल सीरीज। क्या कहते हैं हम लोग इसको, सेपरेटली या इंडिविजुअली। तो कौन सी सीरीज बन गई भाई, इंडिविजुअल सीरीज बन गई। ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल सीरीज। डेटा जो है वो दो भागों में बांट दिया जाता है। पहला अनऑर्गेनाइज सीरीज। अब अनऑर्गेनाइज क्या होता है भाई, इट इज एन अनअरेंज्ड डेटा, तो है आपके पास मगर क्या है भैया यहाँ पे अनअरेंज्ड डेटा है। ओके, मास ऑफ डेटा, रॉ डेटा। जैसे ये 10 लोगों के मार्क्स दिए हुए हैं, पहले दिया 35, अब होना क्या चाहिए था भाई, 36 होना चाहिए था, नहीं, मगर मार्क्स है, जरूरी थोड़ी ना एक दूसरे के आगे पीछे यहाँ, ऐसा जरूरी नहीं है। फिर 40, 38, 17, 25, तो ये क्या है, ये जो डेटा आपको दिख रहा है सिंगल तो है, ये पूरा डेटा को क्या मान लिया मैंने, x मान लिया, बट प्रॉब्लम ये है कि ये सीक्वेंस में नहीं जमा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनऑर्गेनाइज्ड इंडिविजुअल सीरीज। अब भाई चीजें खराब कर दिया आपने, अब उसको चीजों को सही भी तो करके बताओ, तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑर्गेनाइज्ड इंडिविजुअल सीरीज, जिसमें डेटा क्या होगा, सीरियल नंबर वाइज अरेंज हो जाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे ऑर्गेनाइज्ड इंडिविजुअल सीरीज। इट इज ऑर्डरली अरेंज्ड, ऑर्डरली अरेंज मतलब असेंडिंग फॉर्म में ये जनरली जमा हुआ होगा। ओके, ऑफ रॉ डेटा, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 10 स्टूडेंट्स। देखिए फर्स्ट से लेके
10 तक के सारे नंबर्स दिए हुए हैं और सारे स्टूडेंट का मान लेता हूं कि ये जो अलॉटिंग मार्क्स है वो दिया हुआ है। मान लेते हैं पहले नंबर पे जो स्टूडेंट आया उसको 35 मिले, सेकंड पे जो आया उसको 40 मिले। तो ये एक सीक्वेंस फॉर्म में है। तो इंडिविजुअल सीरीज दो टाइप में हो गई, एक तो हो गई कौन सी, अनऑर्गेनाइज्ड, और दूसरी क्या हो गई भाई, ऑर्गेनाइज्ड। ओके, तो इंडिविजुअल सीरीज हमें समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं कि ये डेटा जो है इसको अगर आप असेंडिंग फॉर्म में जमाओगे तो आपको बहुत आसानी होगी समझने में, और डिसेंडिंग फॉर्म में जमाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट कहीं ना कहीं डेटा आपने आज तक के कैसा सीखा है, हमेशा असेंडिंग फॉर्म में सीखा है। तो जनरली डेटा को आप किस फॉर्म में जमाए, असेंडिंग फॉर्म में जमाए। तो ये असेंडिंग फॉर्म समझ में आ गया, और ये हो गया इसका डिसेंडिंग फॉर्म। डिसेंडिंग में क्या करना है, सबसे बड़ा नंबर पहले लिखना है और सबसे छोटा नंबर सबसे बाद में लिखना है। तो यहां पे हम लोगों को समझ में आ गया कि इंडिविजुअल सीरीज को हम लोग दो फॉर्म में कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड। फिर उसको हम लोग और फर्दर कैसे कर सकते हैं, रीअरेंज। एक तो असेंडिंग हो सकता है, या तो क्या हो सकता है, डिसेंडिंग भी यहाँ पे हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं फ्रीक्वेंसी सीरीज की। जिन डेटा में फ्रीक्वेंसी आती है और फ्रीक्वेंसी की क्वालिटी होती है वो जनरली टाइम के हिसाब से यूज की जाती है। तो मैं कहता हूं इसको अप्स एंड डाउन्स। जरूरत पड़ेगी तो आवाज ऊपर करनी पड़ेगी, जरूरत नहीं पड़ेगी तो आवाज बहुत ज्यादा ऊपर करने की आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है। तो अब फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे हम लोग बात करें तो दो टाइप की सीरीज होती है, एक तो होती है डिस्क्रीट और दूसरी होती है कंटिन्यूअस। अब हम लोग एक एक को समझेंगे। पहले हम समझते हैं कि फ्रीक्वेंसी सीरीज का मतलब क्या होता है। इट रेफर्स टू द सीरीज बाय विच अवेलेबल डेटा आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। जो भी आपका डेटा है वो अलग अलग ग्रुप में बांटने का जो तरीका होता है, इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सीरीज। जिसमें पहली जो आती है उसको बोलते हैं हम लोग डिस्क्रीट सीरीज। मतलब यहाँ पे हर एक चीज का वेटेज अलग अलग होगा, इसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे डिस्क्रीट सीरीज। ओके, दिस इज अ टाइप ऑफ सीरीज इन विच ऑल द वैल्यूज आर डिवाइडेड। इसमें बोला जितना भी डेटा है सबको बांट दो। जैसे फॉर एग्जांपल ये केक है, केक को काट दो, ये तो मैं ले लूंगा भाई, ये जो बचा हुआ है वो आप लोग ले लेना, ठीक है। ये समझ में आ गया क्या, ठीक है। तो अब क्या करा अपन लोगों ने, ये आधा तो मैंने ले लिया और जो बचा वो आप लोगों को दे दिया, ठीक है ना भैया, यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक। तो इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, डिस्क्रीट सीरीज बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, डिस्क्रीट सीरीज। तो ये एक ऐसे टाइप की सीरीज है जिसमें जितनी भी वैल्यूज है वो डिवाइड होगी एक सर्टेन ग्रुप में। ओके, दीज ग्रुप्स आर ब्रोकन नॉट कंटिन्यूअस। मगर ये जो ग्रुप है ये अलग अलग होंगे, ये हमेशा एक साथ नहीं होंगे। इसको हम लोग टेबुलर फॉर्म में समझते तो ज्यादा अच्छे से हमें समझ में आएगा। ओके, जैसे ये मार्क्स दिया हुआ है, जनरली ये जो एक्स डेटा है इसको मैं सीरियल नंबर कंसीडर करता हूं। क्यों, क्योंकि ये हमेशा एक सीक्वेंस फॉर्म में चलता है। जैसे 230 से लेके 270, इसको क्या मान लूंगा मैं, सीरियल नंबर मान लेता हूं। ओके, अब ये हो गया इसका टेली मार्क्स, मतलब ये इसका वेट हो गया, या मैं बोल सकता हूं ये इसकी क्या हो गई, फ्रीक्वेंसी हो गई। अब फ्रीक्वेंसी को मैं अब नंबर फॉर्म में लिखूंगा। जैसे ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये 6 हो गया। अब ये 6 को अपन ऐसे तो नहीं लिखेंगे, यहाँ पे ऐसे लिख देंगे टेली मार्क्स में 1 2 3 4 5, और ये हो गया 6, लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल दिया गया है कि इस तरीके से जब डेटा आए, किस फॉर्म में डेटा आए, तो सर किस फॉर्म में आना चाहिए, तो डेटा एक्स और एफ फॉर्म में आएगा, तब जाके हम लोग क्या कहेंगे, इसको डिस्क्रीट सीरीज कहेंगे। ओके, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब बात करते हैं कंटिन्यूअस सीरीज की। तो कंटिन्यूअस सीरीज में हम लोग को कुछ चीजें याद रखनी है। जैसा फॉर एग्जांपल कंटिन्यूअस सीरीज हमेशा अनब्रेकेबल होगी, मतलब चलती रहेगी। ओके, जैसे ये L1 और L2 है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा था आपको दिल्ली से गए पंजाब, पंजाब से गए हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश से पहुंच गए जम्मू, जम्मू से पहुंच गए कश्मीर, और कश्मीर से पहुंच गए लेह, लेह से पहुंच गए लद्दाख। तो ये जो है सीक्वेंस चल ही रहा है। तो ऐसी सीरीज जहां पे डेटा आपको लिमिट्स के फॉर्म में दिया जाए और अनब्रेकेबल हो, उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे कंटिन्यूअस सीरीज। ओके, इट रेफर्स टू द सीरीज इन विच द वैल्यूज आर शोन इन कंटिन्यूअस मैनर। मतलब वहां पे गैप नहीं आएगा। बात क्या याद रखनी है मुझे यहाँ पे, कंटिन्यूअस मैनर मुझे याद रखना है। यहाँ पे
कंटिन्यूअस सीरीज में बी कंस्ट्रक्टेड एज, कैसे कैसे इसको हम लोग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं? तो सबसे पहले बोलता है क्यूमुलेटिव, फिर बोलता है अनइक्वल, फिर बोलता है ओपन, फिर बोलता है एक्सक्लूसिव और फिर क्या बोलता है? इंक्लूसिव। तो कंटिन्यूअस सीरीज के भी 5 टाइप हो गए भाई। चलिए तो एक एक को हम लोग समझने की अब कोशिश करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऑर्डिनरी और क्यूमुलेटिव की। चलिए तो ये किसका पार्ट है? तो ये कंटिन्यूअस सीरीज का पार्ट है। आगे हम लोग देखते हैं इट इज कंस्ट्रक्टेड बाय एडिंग द सक्सेसिव। कैसे बनाना है? तो जो भी आएगा उसको ऐड करते जाना है। अब जैसे ही लोगों को हम लोग ऐड करते हैं तो ग्रुप बन जाता है। उसी तरीके से कंटिन्यूअस सीरीज में क्यूमुलेटिव फॉर्म में जो भी सक्सेसिव आएगा उसको ऐड करते चलना है। ओके, अब ऐड तो करना है भाई, मगर किस तरीके से करना है अब ये हम लोग समझेंगे। ये बोलता है सक्सेसिव और प्रीसीडिंग, या तो सक्सेसिव जो आ रहा है या तो पिछला वाला जो है। ओके, फ्रीक्वेंसी इन द ग्रुप ऑफ ईदर इन द प्रीवियस वन और इन द सक्सेसिव वन, या तो पहले वाला होगा या तो बाद वाला होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्यूमुलेटिव में भी 2 टाइप समझते हैं। पहला होता है लेस देन टाइप। लेस देन टाइप में ध्यान से समझिएगा, हमारे पास जो लिमिट होती है वो L1 और L2 की होती है। ठीक है, अब ये मान लेते हैं ये जो वैल्यू दी गई है, अब बोल क्या रहा है? लेस देन। लेस देन का मतलब क्या होता है? कम। ठीक है, तो हमेशा जैसे ही मैं बोलूं कम, इसका मतलब लेस देन में ज्यादा। तो इसमें जो डेटा दिया गया है आपको वो L2 का दिया गया है। जैसे ये दिया गया है 250, अब इसमें गैप कितने का आ रहा है भाई? 250 और 300 में 50 का। तो अब ये 250 के पहले कितना होना चाहिए? 200। इसके पहले कितना होना चाहिए भैया? 250। ठीक है, तो एक बात याद रखनी है, जब भी लेस देन की बात हम लोग करेंगे यहाँ पे, उसमें हमेशा जो डेटा दिया जाएगा वो L2 का दिया जाएगा। आपको इसमें जो डिफरेंस है उसको देख के L1 का डेटा बनाना है। बट यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी दी जाती है वो असेंडिंग फॉर्म में दी जाती है। तो क्या 2 बात याद रखनी है कि अगर ये सर लेस देन है तो डेटा L2 का दिया होगा, L1 आपको निकालना होगा, और जो डेटा दिया होगा वो असेंडिंग फॉर्म में दिया होगा। अब ये असेंडिंग फॉर्म में दिया है, और फ्रीक्वेंसी जनरली क्या होती है भाई? फ्रीक्वेंसी क्या होती है सर? तो फ्रीक्वेंसी हमेशा अप्स एंड डाउन्स में होती है भैया। मगर यहां हम देख रहे हैं ये तो गड़बड़ है। देखो 2, 8, 15, 20, 25, तो इसको क्या करना पड़ेगा? आपको रीअरेंज करना पड़ेगा। कैसे रीअरेंज करते हैं? तो यहाँ पे काम करते हैं हम लोग लगाते हैं भैया यहाँ पे डिडक्शन। अब ये डिडक्शन क्या होता है सर? तो डिडक्शन का मतलब तो होता है माइनस करना। माइनस कहां से करोगे? तो इसमें सबसे बड़ी वैल्यू जो दिख रही है कौन सी है भैया? सबसे बड़ी वैल्यू 25। सबसे छोटी वैल्यू क्या है भैया? 2। तो यहाँ पे डिडक्शन लगाना शुरू करें हम लोग। तो 25 में से 20 को जब माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारे पास 5। अब ऐसा नहीं करना है कि 25 में से 20 माइनस कर दिया और यहाँ पे उठा के लिख दिया 5, नहीं, जहां से डिडक्शन स्टार्ट हो रहा है वहीं से हम लोगों को वैल्यू लिखनी है। 25 माइनस 15 करेंगे तो यहाँ पे आ गया 5, 15 माइनस 8 करेंगे तो यहाँ आ गया 7, 8 माइनस 2 करेंगे तो यहाँ पे आ गया भैया 6। ठीक है, बट इसके ऊपर तो कुछ है ही नहीं, तो क्या लगा दो? 0 0 0 0। तो 2 माइनस 0 कितना हो जाएगा भाई? यहाँ पे 2। तो अब देखिए नई फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है? 26755। तो अब ये जो हमारी फ्रीक्वेंसी है अप्स एंड डाउन्स में आने लगी। मतलब जो लेस देन टाइप है वो देखा जाए तो गलत तरीका होता है। इसको आपको सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो आपको लगाने पड़ेंगे भाई डिडक्शन। तो हमें एक बात तो याद हो गई सर कि लेस देन में हमेशा L2 गिवन दिया जाएगा और जो डेटा होगा वो असेंडिंग फॉर्म में दिया जाएगा। इन दोनों को ही सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? रीअरेंज करना पड़ेगा। हम लोग आगे बात करते हैं। अब लेस देन हो गया तो अब हम लोग मोर देन की बात करते हैं। जिस तरीके से लेस देन में आपको L2 दिया गया था और डेटा असेंडिंग फॉर्म में दिया गया था, उसी तरीके से मोर देन में जो डेटा है
वो आपको L1 दिया जाएगा और डेटा होगा डिसेंडिंग फॉर्म में। अब डिसेंडिंग फॉर्म में है तो आपकी फ्रीक्वेंसी आपको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक सिस्टम यूज करना पड़ेगा जिसका नाम है भाई डिडक्शन। और डिडक्शन कहां से स्टार्ट होता है, तो जो भी सबसे अपर वैल्यू होगी, मतलब सबसे लार्जेस्ट वैल्यू होगी, उससे सबसे लोवेस्ट वैल्यू पे जाके हम लोगों को डिडक्शन करना पड़ेगा। चलिए, तो मोर देन में मैंने कहा कि जो वैल्यू गिवन होगी वो काय की होगी भैया, L1 की होगी। अब डिफरेंस देखते हैं हम लोग। L1 दिया हुआ बोलता है, मान लेते हैं 200, और 200 से मोर देन पे जाना है। डिफरेंस देखो भाई कितने का है, 50 का है। तो हम लोग क्या करते हैं भाई, यहाँ लिख दे 200, फिर लिख दे यहाँ 250, फिर लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे 300, फिर लिख देते हैं 350, फिर लिख देते हैं यहाँ पे 400। ध्यान से देखिए भाई, सब में 50 का डिफरेंस है। ये वैल्यू जो है मोर देन होने के कारण क्या है भाई, यहाँ पे L1 है। ध्यान से देखिए फिर। चले, तो 200 से कहाँ जाएंगे, 250, 250 से कहाँ जाएंगे भैया 300, 300 से कहाँ जाएंगे ये 350। अब ये 350 से जाएंगे हम लोग यहाँ पे 400, और यहाँ से 400 से जाएंगे भाई 450। तो देखिए भैया ये बिना गैप के चल रहा है सब कुछ सिस्टम, ठीक है ना। चलिए भाई, तो हमें समझ में आने लग गया कि जो मोर देन होगा उसमें जो डेटा दिया है आपको, जो क्लास लिमिट दी गई है वो कौन सी दी गई है आपको, यहाँ पे L1। यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ L2, और वो कैसे निकालना है, तो इसके डिफरेंस से हमें निकालना है। चलिए, अब यहाँ पे ये जो दिया हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट, इसको कंसीडर करते हैं हम लोग यहाँ पे फ्रीक्वेंसी। बट ये फ्रीक्वेंसी नहीं है। क्यों नहीं है भाई, क्योंकि आपने क्या कहा था, फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या होनी चाहिए सर जी, अप्स एंड डाउन्स में। मगर क्या ये अप्स एंड डाउन्स में है, नहीं है। तो क्या करोगे, बनाओ। कैसे बनाओगे भाई, तो विद द हेल्प ऑफ डिडक्शन बनाएंगे सर। चलिए, 25 में से 21 जाएगा तो बचेगा 4, 21 में से 14 जाएगा तो बचेगा 7, 14 में से अगर 9 जाएगा तो बचेगा 5, 9 में से 4 जाएगा तो बचेगा 5। अब 4 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या लगा दो, 0 लगा दो, ये बच गया 4। देखिए ये अप एंड डाउन में आ गया, मतलब क्या बन गई, अभी हमारी फ्रीक्वेंसी बन गई। तो हम लोगों ने अभी बात करी किसकी भैया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात करी यहाँ पे। चलिए, तो हमें ये तो समझ में आ गया भैया, क्या समझ में आ गया कि लेस देन और मोर देन में डेटा अनसीक्वेंस फॉर्म में दिया होगा, उसको हम लोगों को खुद से सही करना है। अब ये बोलता है अनइक्वल क्लास इंटरवल। जनरली क्या होता है कि हम लोग मानते हैं कि L1 और L2 जो क्लास इंटरवल या क्लास लिमिट होता है ये हमेशा बराबर होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल ये 10 है और ये 20 है, और ये 20 है और ये मान लेते हैं कि 30 है, 30 है और ये कितना है 40 है, ठीक है। अब होता क्या है, कभी कभी होता है कि यहाँ पे ये जो डेटा दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे ये जो डेटा दिया गया है ये बिल्कुल बराबर दिया गया, बट कभी कभी क्या होता है डेटा कुछ इस तरीके से दिया जाता है। देखिए 20, 30, अब 30 के बाद सीधे लिख दिया इनने 90, अब 90 के बाद लिख दिया 120, फिर लिख दिया 120 के बाद लिख दिया 160। अब बट इसमें एक फायदा ये है क्या कि ये तो बराबर चल रहा है ना, मतलब गैप नहीं है। जब गैप नहीं है और इसमें जो डिफरेंस आ रहा है वो अलग अलग है, तो उसको बोलते हैं हम लोग अनइक्वल क्लास इंटरवल। क्या कहता है ये, व्हेन द विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल ऑफ अ ग्रुप इज नॉट इक्वल। विड्थ मतलब इसके बीच का जो डिफरेंस है वो इक्वल नहीं है, तब ये क्या कहलाएगा, अनइक्वल क्लास इंटरवल। गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। तो इसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत आपको नहीं है। बस ये याद रखना है इसमें कि अनइक्वल क्लास इंटरवल में L1 और L2 का जो गैप है, अगले वाले L1 और L2 का जो गैप है उसमें क्या होगा, यहाँ पे बहुत ज्यादा डिफरेंस होने वाला है। यहाँ पे ध्यान दीजिए। फिर तो अनइक्वल क्लास इंटरवल में ये चीजें तो हम लोगों को समझ में आ गई है कि जो गैप है भाई वो क्या होने वाला है, अलग अलग होने वाला है। मगर ये बिल्कुल सही तरीका है, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बस याद क्या रखना है हम लोगों को कि जो विड्थ है क्लास इंटरवल की वो इक्वल नहीं होगी, तो एग्जाम में कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं भाई। हम लोग बात करने वाले हैं क्यूमुलेटिव में एक और नई चीज की, जिसको हम लोग बोलते हैं ओपन एंड सीरीज। ये लग रहा है क्यूमुलेटिव ही है, जुड़ा हुआ है, ठीक है, बट यहाँ पे नाम क्या लिख दिया इन लोगों ने,
ओपन एंड सीरीज, और क्या बोल दिया भैया, ओपन एंड क्लासेस। मतलब कि भाई स्टार्टिंग अगर हम लोग क्लास इंटरवल के हिसाब से करें तो वो होती है L1 से और एंड होता है L2 पे। मान लेते हैं मैंने ये 10 पे स्टार्टिंग करी, और मान लेते हैं ये 10 ही नहीं दिया हुआ है, खाली दिया हुआ है, हटा देता हूं भाई मैं इसको। तो अब यहां पे क्या दिया हुआ है, 20 दिया है, ये वाली जगह जो है वो खाली बची हुई है। इसी तरीके से अगर मैं यहां पे लिखता हूं 40 to 50, तो ये तो सही है, क्लास इंटरवल क्लास लिमिट बिल्कुल सही है। बट इसमें मैं क्या करता हूं भाई, इसको मैं हटा देता हूं, ये जगह खाली कर देता हूं। तो ये जो सिस्टम है, किसी भी डेटा में सबसे पहले वाला L1 गायब हो जाए और सबसे आखिरी वाला L2 गायब हो जाए, इसको हम लोग नाम देते हैं ओपन एंड क्लास सीरीज या ओपन एंड क्लासेस। समझ में आया? ठीक है, तो पहला वाला L1 गायब होगा और लास्ट वाला L2 इसमें क्या हो जाएगा भाई, गायब हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, ओपन एंड सीरीज। चलिए, द सीरीज इन विच लोअर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास इंटरवल, जो पहला क्लास इंटरवल है उसकी कौन सी लिमिट, लोअर लिमिट, ओके, आर नॉट अवेलेबल। लिखना तो चाहते थे मगर नहीं लिखा, ताकि आप लोग क्या हो जाओ भाई, कंफ्यूज हो जाओ, आप बोलो कि क्वेश्चन ही गलत है, आउट ऑफ द सिलेबस है, ऐसा बोल दो, मगर ये बिल्कुल सही है। ओके, इज नोन एज ओपन एंड सीरीज। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ओपन एंड सीरीज। इन दिस केस बिलो लेस देन लोअर लिमिट और अबव एंड मोर देन अपर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल इज नॉट गिवन। ये हमेशा गिवन नहीं रहेगा। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग इसका, जैसे यहां बोला है बिलो 33, मतलब अगर ये L2 है तो यहां पे L1 गिवन नहीं है, और यहां पे ये बोला 60 एंड अबव, मतलब इसके बाद वाला जो केस है वो गिवन ही यहां पे नहीं है, मतलब लास्ट वाला जो L2 है वो गिवन यहां पे नहीं है। ओके, अब ये फ्रीक्वेंसी दी है, फ्रीक्वेंसी से तो कोई बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, बट हमें किससे लेना देना है भाई, यहां पे क्लास इंटरवल से। चलिए, तो यहां तक की चीजें हम लोग को समझ में आने लग गई है। हम लोग आगे आते हैं, अब हम लोग बात करते हैं एक्सक्लूसिव मेथड की। अब ये एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है, ध्यान से हम लोग समझते हैं। एक्सक्लूसिव का मतलब होता है जहां पे पहले क्लास इंटरवल का जो L2 है, मतलब जो अपर लिमिट है, वो अगले क्लास इंटरवल के लोअर लिमिट के अगर बराबर है, तो इसको हम लोग कहेंगे एक्सक्लूसिव मेथड, जो कि स्टैटिस्टिक्स में एक सही तरीका होता है। इसके बाद अगर आप ऐसा डेटा नहीं देखते हैं तो आप क्वेश्चन समझ जाइए कि इसमें कुछ ना कुछ गलती है। तो अपन इसको समझते हैं एग्जांपल्स के तौर पे। L1 एंड L2 मान लेते हैं, यहाँ 20 दिया हुआ है और यहाँ 30 दिया हुआ है, तो बट ऑब्वियसली है कि यहाँ पे नेक्स्ट वाली लिमिट में 30 ही आना चाहिए। अगर ये नहीं आ रहा है तो मतलब ये वाली जो सीरीज आपको दी गई है बच्चों, वो गलत दी गई है। तो जहां पे ये L2 और दूसरे वाले L1 बराबर होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सक्लूसिव वे या एक्सक्लूसिव मेथड। चलिए, तो हमें लिखना क्या है एक्सक्लूसिव मेथड में, इन दिस मेथड क्लास इंटरवल ऑफ वैल्यूज ऑब्जर्व्ड आर फिक्स्ड इन मैनर, मतलब इसमें जो भी क्लास इंटरवल की वैल्यूज है वो क्या है, पूरी की पूरी फिक्स है भाई। फिक्स का मतलब एकदम फिक्स, इसमें कोई भी चेंज नहीं होने वाला है। ओके, in which the upper limit of one class is the lower limit of the next class, मतलब यहां पे अगर ये L2 है तो ये दूसरे वाले L1 के हमेशा क्या होना चाहिए भैया, बराबर होना चाहिए। तभी क्या नामकरण करोगे इसका, एक्सक्लूसिव। क्या करेंगे भाई नामकरण इसका, एक्सक्लूसिव नामकरण कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे चीजें समझ में आ गई हमें, एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग समझते हैं इसको। देखिए 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। अब यहाँ पे ये देखिए क्या ये सही दिया है, तो सर आपने कहा था कि नंबर ऑफ स्टूडेंट को क्या मान लो भैया, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मान लो। अब ये फ्रीक्वेंसी कैसी होनी चाहिए भाई, अप्स एंड डाउन्स में होनी चाहिए। देखिए फ्रीक्वेंसी अप्स एंड डाउन्स में है क्या, 10, 30, 15, 35, 8, 7, बिल्कुल अप एंड डाउन में, मतलब फ्रीक्वेंसी सही है। यहाँ पे ये 10 और ये 10 बराबर, 20 और ये 20 बराबर। तो इस तरीके से हम लोग लिखते हैं हमेशा एक्सक्लूसिव मेथड या एक्सक्लूसिव सीरीज। अब हम लोग बात करते हैं इंक्लूसिव की। अब ये इंक्लूसिव क्या होता है, जहां पे पहले वाले का L2 दूसरे वाले L1 के बराबर नहीं होता है, उसको हम लोग बोलते हैं इंक्लूसिव। अब क्या करना पड़ेगा सर इसके लिए, तो अब आप एक काम करो कि
जो L2 है और L1 है यही गलत दिए हुए, तो ये L2 और L1 का डिफरेंस निकाल लो और इस डिफरेंस में से क्या करो भैया, एक काम करो, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल डिफरेंस आता है 5 को एवरेजिंग कर दो, 5 की एवरेजिंग होती है भैया 2.5, ठीक है। इस 2.5 को L1 निकालने के लिए कर दो माइनस और L2 निकालने के लिए कर दो प्लस। बड़ा कंफ्यूजिंग कर रहा है, मगर कंफ्यूज करने की कोई जरूरत नहीं है भाई हमें, हम लोग तो इसको कर ही लेंगे जैसे तैसे। ध्यान से देखिएगा भाई, तो इंक्लूसिव मेथड होता क्या है, द अपर लिमिट इज इंक्लूडेड इन द क्लास इटसेल्फ इंस्टेड ऑफ इट द नेक्स्ट हायर क्लास, उसी में इंक्लूड हो गया है, होना किसमें था, अगले वाले में इंक्लूड होना चाहिए था। जैसे देखिए यहां 1 to 9 दिया, ये 9 और ये 10 में डिफरेंस है, ये 19 और ये 20 में डिफरेंस है, तो ये एक्सक्लूसिव तो नहीं है। जब ये एक्सक्लूसिव नहीं है तो भाई दूसरा कोई टाइप होगा जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इंक्लूसिव बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं भाई, इंक्लूसिव, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो हम लोगों ने देखा कि 9 और 10 में जो डिफरेंस है वो कितने का है भाई, 1 का है। 1 का क्या निकालना है हम लोगों को, अब एवरेज निकालना है। 1 का एवरेज कितना आएगा, 0.50। तो L1 निकालने के लिए आप इसको माइनस कर दे, जो वैल्यू दी गई है वो, जैसे ये 1 दिया गया था, 1 में से 0.50 माइनस हो जाएगा, और L2 में क्या करना पड़ेगा भैया, प्लस। तो 0.50 किस में प्लस हो जाएगा भाई, 9 में। देखिए तो 1 में से 0.50 जाएगा तो कितना बचेगा, 0.50, 9 में ऐड होगा तो ये क्या हो जाएगा भैया, 9.50। इसी तरीके से 9 में 10 में माइनस करेंगे तो हो जाएगा 9.5, ये हो जाएगा 19.5। अब देखिए क्या ये बराबर है, तो इंक्लूसिव अगर वे दिया हुआ है तो वो हमेशा गलत माना जाएगा। हमको क्या बनाना है, इसको एक्सक्लूसिव बनाना है, तभी क्वेश्चन सॉल्व करना है, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा यहाँ पे। तो ये ध्यान रखना है हमें, इंक्लूसिव गलत होता है, एक्सक्लूसिव हमेशा सही होता है। ये बात हमेशा हम लोगों को क्या करनी है भाई, याद करके रखनी है। तो हम लोगों को इस चैप्टर में पूरा का पूरा रॉ मटेरियल मिल गया, ये रॉ मटेरियल मिल गया सारा का सारा। अब हम लोगों को क्लब करना भी तो आना चाहिए, तो हम लोगों ने यहां समझा कि ये जो सीरीज होती है वो 3 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है, 3 टाइप की। पहली होती है इंडिविजुअल, दूसरी होती है डिस्क्रीट और तीसरी होती है कंटिन्यूअस। इंडिविजुअल सीरीज में डेटा हमेशा सिंगल फॉर्म में दिया रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्स। डिस्क्रीट सीरीज में डेटा 2 फॉर्म में दिया जाता है जिसको बोलते हैं हम लोग एक्स एंड एफ। और ये जो फ्रीक्वेंसी होती है जनरली क्या होनी चाहिए, अप्स एंड डाउन्स में होनी चाहिए। अगर ये ऐसी नहीं है तो ये जो फ्रीक्वेंसी है या तो ये लेस देन टाइप में दी जाएगी या तो मोर देन टाइप में दी जाएगी, ठीक है भाई। अब ये लेस देन टाइप की खासियत क्या है कि लेस देन में हमेशा L2 की वैल्यू गिवन दी जाएगी और ये हमेशा असेंडिंग होगी। मोर देन की खासियत क्या है कि इसमें हमेशा L1 दिया जाएगा और डेटा जो है वो डिसेंडिंग फॉर्म में दिया जाएगा। यहां तक के समझ में आ गया। कंटिन्यूअस सीरीज की हम लोग बात करें तो कंटिन्यूअस सीरीज में डेटा हमेशा L1 और L2 के फॉर्म में होगा, मतलब लिमिट्स के फॉर्म में होगा। बट अगर मान लेते हैं ये सही लिमिट है तो इसको हम लोग बोलेंगे एक्सक्लूसिव, और मान लेते हैं ये सही नहीं है तो ये क्या हो गया भाई, इंक्लूसिव हो गया। इंक्लूसिव गलत है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई, तो आपके पास जो भी पहले वाला L2 है, दूसरा वाला जो L1 है, दोनों को प्लस करो, डिवाइड करो 2 से। अब जो भी आपकी एवरेज वैल्यू आती है, जो भी आपकी एवरेज वैल्यू आती है उसको L1 में क्या कर दो भाई, माइनस, और L2 निकालने के लिए क्या कर दो भाई, प्लस कर दो। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इंक्लूसिव से कहां पहुंच सकते हो भाई, एक्सक्लूसिव तक के पहुंच सकते हो। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे आप लोगों को जो भी डेटा दिया गया है, गलत दिया गया है, उसको आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सही कर सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अगर इंक्लूसिव दे दिया और आपने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया तो क्वेश्चन का आंसर हमेशा क्या आएगा, गलत आएगा। दूसरा, जनरली जो हमारी लिमिट्स होती है उसके बीच में ही आंसर आता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब मान लेते हैं टीचर ने आपको फंसाने के लिए एक काम और कर दिया कि किसी क्वेश्चन की मिड वैल्यू दे दी और लिमिट्स नहीं दी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने मिड वैल्यू या मिड पॉइंट को कहा था कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय
2। तो ये वैल्यू तो दे दी मैडम ने। फॉर एग्जांपल ये दे दी थी 2.5, 7.5, 12.5, 17.5 और आपसे बोलती हैं कि L1 और L2 निकाल के दे दीजिए भाई। ठीक है, हम निकाल देते हैं L1 और L2। कैसे निकालना है ध्यान से देखिएगा कि इन सब में जो डिफरेंस है वो कितने का आ रहा है, 5 का आ रहा है। 5 का निकाल दो एवरेज, एवरेज कितना आएगा 2.5। L1 निकालने के लिए इसी 2.5 को क्या कर दो, माइनस कर दो उस वैल्यू में से, इसी 2.5 को L2 निकालने के लिए क्या कर दो भाई, प्लस कर दो। ठीक है, जैसे 2.5 माइनस 2.5 करेंगे तो ये हो जाएगा 0, 2.5 प्लस 2.5 करेंगे तो ये हो जाएगा 5, फिर 2.5 में माइनस करना है किसमें से, 7.5 में से, ये हो जाएगा 5, तो ये कितना हो जाएगा भाई 10, इसमें से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 10, ये कितना हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 15, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 20। अब जो हमने किया है वो क्या सही है या गलत है, इसको देखने के लिए हम लोग यहाँ पे समझे, ये जो 5 है ये अगले वाले 5 के बराबर है, मतलब ये कौन सा हो गया, एक्सक्लूसिव। ये जो 10 है ये 10 के बराबर, ये जो 15 है ये 15 के बराबर है। मतलब ये जो रॉ डेटा है अगर आपका परफेक्ट आ गया तो आपका जो भी सॉल्यूशन है वो 100% सही होगा और 100% क्या होगा यहाँ पे, एक्यूरेट होगा। तो ये सब चीजें हम लोगों ने आज ऑर्गेनाइजेशन और क्लासिफिकेशन में समझी है। तो यही सब चीजें हम लोगों को कंटिन्यू अभी पढ़ना है। ठीक है, तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए। अगले चैप्टर की हम लोग अब बात करने वाले होंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना पड़ेगा हमारे चैनल को और विजिट करनी पड़ेगी हमारी वेबसाइट। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि सारा का सारा जो भी बोर्ड्स हैं उनका कंटेंट अवेलेबल है, क्लास 6 से लेकर 12 तक के, जैसे CBSE, ICSE और जितने भी स्टेट बोर्ड्स हैं उन सब का कंटेंट। और सबसे अच्छी बात, सारे एक्सपीरियंस टीचर यहाँ पे अवेलेबल है। साथ ही साथ इसके हमें क्या मिल रहा है, तो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उन सब की यहाँ पे एक ही जगह पे प्रिपरेशन करवाई जाती है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या क्या आ रहा है भाई, नीट, क्लैट, JEE, AI, CUET और TET, इन सब को आपको एक ही जगह पे आके विजिट करके समझना है। तो ये सब चीजें आपको कंटिन्यूअसली मिलने वाली है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल।